भलाई होगी। नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कल से केंद्रीय विश्वविद्यालय 2023 संशोधन विधेयक आपने इस पवित्र गृह में चर्चा के लिए अनुमोदन की पहले चर्चा के लिए अनुमति दिया है। मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने कल इसको आपकी अनुमति से प्रस्तापित किए थे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन का सभी पक्षों की सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। 40 से ज्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बहाने पे सबके सामने रखा है। मैं सभी ने जो मूल विषय के लिए आज चर्चा हो रही है, आंध्र बाइफरकेशन बिल में, विधेयक में तेलंगाना और आंध्र में दो राज्यों में दो ट्राइबल यूनिवर्सिटी की प्रतिश्रुति थी, कमिटमेंट था, जिम्मेवारी थी। एक 2018 में हो गया था और आज वो अवसर आया है। अधीर रंजन जी ने सही कहा, जब आंध्र तेलंगाना में एक नया सरकार बन रही है और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि हम कल मनाएं, उस समय में एक तेलंगाना में एक नई जनजाति विश्वविद्यालय को स्थापना करने में इस सदन सर्वसम्मत अपना अभिव्यक्ति प्रकाश किया। मैं इसी के लिए भी सर्वसम्मति के लिए, शिक्षा ऐसा एक विषय है जिसमें अमूमन सर्वसम्मत सभी होते हैं। पद्धति के बारे में किसी की थोड़ा सुझाव और किसी की थोड़ा अलग पद्धति भी रहता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट के बारे में सब अध्यक्ष जी आपकी अनुमति लेके अधीर रंजन जी को तो कई बार सकारात्मक नहीं, केवल आलोचना ही करनी है, डिसाइड करके आते होगे आप। नहीं अध्यक्ष जी, आजकल अधीर रंजन जी आजकल थोड़ा समय समय पर देश के नौजवानों को संबोधित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते, ये भी तो बोला करो। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जिस विषय में आपने कहा, एक दो विषय पे मैं निश्चित रूप में चीजों को स्पष्ट करना उचित मानूंगा, लेकिन मैं हमारी प्रजातंत्र की ये ब्यूटी है, ये उपलब्धि है, कुछ विषय में आज हम एकमत हो पा रहे हैं। और ये जब नई सदन बनी है आपके नेतृत्व में, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय में समाज की वंचित वर्गों के बारे में हमने समक्का सरक्का एक महत्वपूर्ण जनजाति महोत्सव है तेलंगाना में। सदियों से कई राज्यों की, न केवल तेलुगु भाषा भाषी आंध्र और तेलंगाना, पड़ोस की महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की कुछ जनजाति इस समक्का सरक्का की उत्सव के साथ मडेरमा जात्रा, इसकी पूरा नाम समक्का सरक्का मडेरमा जात्रा, जिस जिले में है, मुलुगु जिले में, संजोग से बहुत मशक्कत के बाद कई मित्रों ने ये विषय उठाया कि इतना देरी क्यों हुई। इसीलिए देरी हुई कि तेलंगाना सरकार स्थान तय कर नहीं पा रही थी इसको कहां करना। बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली एक स्थान दिया। भारत सरकार ने आज कैबिनेट ने पहले निर्णय हुआ था और आज इसकी एक विधेयक आपके माध्यम से पारित होगा। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ रुपया व्यय की व्यवस्था के साथ इसको बनाया जाएगा। ये शीघ्र ही उसकी आज की आपके अनुमोदन के बाद ये प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत हमारी व्यवस्था में, पहले मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी थी, बाद में इसी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला देश में और दो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक आंध्र प्रदेश में
और एक तेलंगाना में बनाने के लिए सौभाग्य मिला। उत्तर उसी में अध्यक्ष जी हो जाता है। सिर्फ कल्पना करने से, स्लोगान देने से शासन व्यवस्था नहीं चलता है, करने से चलता है। मोदी जी सौभाग्यशाली है, वो करते ही है, इसीलिए उनके ऊपर जनता की विश्वास है, भरोसा है। हमें वो सौभाग्य मिला आज उसको करने के लिए। अध्यक्ष जी, मैं एक आज की सदन की चर्चा में एक विषय ने सभी ने चिंता किया और मेरे तो मोह हो रहा था सभी की नाम लेके। मैं हमारी बहन श्रीमती सुनीता मुदगल जी से लेके नेता विरोधी दल दुगल आप नहीं, आप गार्डियन हो, आप ही की दायित्व है कान पकड़ के ठीक करना, लेकिन बार बार उठना नहीं दादा सेल्फी के बारे में। मैं उत्तर दूंगा उसका, मैं दूंगा उत्तर। मैं आपका उतावलापन समझ सकता हूं। अधीर रंजन जी को आजकल खुश नहीं करना पड़ता, आपको ही खुश करना पड़ता है। दीदी को भी करना पड़ता है, भतीजा को भी करना पड़ता है। इसलिए 4 बार आप उठे, आप बैठिए, मैं उत्तर आपको भी दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अभी पार्लियामेंट में कहा नहीं, अभी कहूंगा, अभी भी कहूंगा। क्यों नहीं दादा, अगर उसको भी आप नो अथॉरिटी टू अनाउंस सीबीआई इंक्वायरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, आज तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो दादा का दर्द इसीलिए मैं समझ रहा हूं। तीर कहीं लगा है तो आज कष्ट होना ही स्वाभाविक है। गरीबों की पैसा लूटोगे तो निश्चित रूप में तो कार्रवाई होगा ही होगा। दादा क्यों जोशी जी इसको दर्द, अभी दादा को भी चलन सबने, मैंने सबको प्रशंसा किया। सेल्फी के बारे में निश्चित उत्तर दूंगा। और मैं आज और एक मौका, अच्छा उस दिन पहला दिन क्या बात कह रहे, उसकी कभी आप आपत्ति लाओ तो उसके ऊपर खुल के एक बार चर्चा होनी चाहिए। आज बंगाल देश की जनता को अधिकार है, विशेष करके बंगाल की जनता को अधिकार है जानने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी एक बार होना ही चाहिए दादा, कि क्या हो रहा है बंगाल में। चिल्लाने से, जोर जोर से चिल्लाने से, एक थिएटरिक करने से, एक ड्रामा करने से सत्य छुप नहीं जाता है। इस विषय को हम भी कभी कभी सामने रखना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, देश आजादी की लड़ाई 20वीं सदी में, 19वीं सदी में भी लड़ा, 20वीं सदी में भी देश आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, आधे सेंचुरी चली गई उसमें से। जब देश की आजादी की लड़ाई 19वीं सदी की मध्य से कई इलाका में उसकी आंदोलन शुरू हुए। कुछ उस समय की राष्ट्रीय नेतृत्व की एक तबका ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस आजादी की अग्रणी नेता रहे। उसी समय में हमारी समाज जीवन में ऐसे कुछ मूर्धन व्यक्तित्व रहे, स्वामी विवेकानंद हो, योगीराज श्री अरविंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, मदन मोहन मालवीय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, गोखले जी हो, राधा कृष्णन जी हो या पंडित गोपबंधु दास हो। ऐसे एक तबका रहा जिनको ध्यान में आ रहा था कि कुछ सालों के बाद देश आजाद हो जाएगा। जब आजाद हो जाएगा तब देश की रचना कैसे होगी। अगर हम शिक्षा पे जोर नहीं देंगे, शिक्षा को हम भारतीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे। क्यों? 1835 में अंग्रेज नीतिकार मैकॉले ने एक मीटिंग बुलाई कि इस देश को ऐसे ही पराजित नहीं किया जा सकता है। 1835 अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने तय किया अगर इस देश को लंबे समय तक अर्थनैतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना है तो इस देश की जो मूल आत्मा है शिक्षा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए एक पराधीनता की मानसिकता के आधार पे कॉलोनियल रूल को लंबे समय तक जारी रखने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गई। ये सारे को जिन जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया, सभी ने अपने तरीके से इस देश की अंतरात्मा को खड़ा करने के लिए, मैं आज केरला की मुस्लिम लीग की माननीय सदस्य शायद अब्दुल्ला जी है, उनकी भाषण को मैं प्रशंसा करूंगा। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था अंतरात्मा से कैसे जुड़नी चाहिए उसको उन्होंने आज उल्लेख किया है। लगभग सदन के सभी सदस्यों ने शिक्षा की उस मौलिक आवश्यकता को भारतीयता के साथ जुड़ना और उसमें आत्मनिर्भरता बनाना, इस सारे विषय में उसको रिकॉग्नाइज किया। मैं फिर इसके लिए देश की सभी
इस सदन की सभी सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं। सभी की मर्म में एक था, हमें देश की गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। ये एक लंबी प्रवास है अध्यक्ष जी, लंबी प्रवास है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सारे जो महानुभावों ने, सारे माननीय सदस्यों ने जो कुछ विषय उल्लेख किया है, उसमें से अगर मैं सारांश से देखता हूं, 3-4 विषय प्रमुखता से लोगों ने, माननीय सदस्यों ने अपना चिंता प्रकट की है, कंसर्न दिखाई है। मैं उसको स्वीकार भी करता हूं। वो सारे विषय को मैं थोड़ा आपकी अनुमति से 1-2 विषय को मैं रखना चाहूंगा। सभी ने ड्रॉप आउट के बारे में कहा है, सभी ने SC, ST, OBC प्राध्यापकों की अपॉइंटमेंट के बारे में कहा है। कई सदस्यों ने डिस्क्रिमिनेशन को भी आज की चर्चा के हिस्सा बनाई। मैं विनम्रता से 2-3 विषयों पे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। और डिस्क्रिमिनेशन से दादा, आपसे हम सीखते हैं दादा, सौगत दा, मैं बचपन से आपको जानता हूं, तथागत जी के आप भाई हो, हम आपको आइडियल मानते हैं। अब दादा, मेरे उम्र आप में पिता पुत्र की दूरी है या छोटे भाई बड़े भाई की दूरी है। मैं बिल्कुल आपके सारे विषय का उत्तर दूंगा। और मैं जब अखबार पढ़ना सीखा, मैं तब से सुदीप दा का नाम पढ़ता हूं। और आप लोग ऐसे थोड़े बालक जैसे स्वभाव में हो जाओगे तो कैसे होगा? थोड़ा मैं बिल्कुल आप सारे विषय का, ये एक डेमोक्रेसी में जी, मैं इसी का तो कह रहा हूं दादा। मैं जब बालक था, स्टेट्समैन पढ़ता था, आपके नाम पढ़ता था। जो विषय आपने बाहर मेरे को कहा, मैं भी यहां नहीं कहूंगा आपकी, इसलिए दादा आप थोड़ा धीरज रखो, आपको हम सम्मान करते हैं। अध्यक्ष जी, ड्रॉप आउट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। अधीर रंजन जी ने उसको कोट किया, अभी लेटेस्ट सभी ने कोट किया कि 5 साल के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इतने लोग बाहर चले गए। ये स्टैटिस्टिक्स सही है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। सत्य है, लेकिन इसकी बेस को तो थोड़ा हिसाब करोगे। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, इनकी सभी की जिंदगी में, यहां भी कई माननीय सदस्य हैं, उनको अगर पढ़ाई पूरा करना होता तो उन्हीं में से कुछ लोग नोबेल तक पहुंचते। लेकिन सामाजिक आवश्यकता उनकी जैसे है, घर की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, खुद की आवश्यकता, उनको पढ़ाई पूरा करने के लिए संभव नहीं होता है। उनको कोई व्यक्ति को हम पहला मिला भुवनेश्वर IIT में एडमिशन, फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया। बाद में उसको फाइनली मिल गया IIC बेंगलुरु में। जब वो भुवनेश्वर IIT छोड़ के IIC बेंगलुरु जाता है तो रिकॉर्ड में भुवनेश्वर IIT से ड्रॉप आउट होता है। PhD किया है। हमने पिछले दिनों में जब अध्यापकों की नियुक्ति का मुहिम चलाई, पहले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए PhD अनिवार्य हमने पहले से नियम था। हमने देखा कि इसमें से SC ST वर्ग की लोग अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमने उस अनिवार्यता को, उस कंपल्सन को हटा के सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट ही एलिजिबल है। तो जो PhD कर रहे थे वो छोड़ के फिर ज्वाइन कर गए। तो ऐसे सारे लोगों का तो ड्रॉप आउट दिखेगा ना। 5 साल में जो नंबर आपने दिखाई है, उसको ये सत्य नहीं है कि ये लोग पढ़ाई छोड़ के चले गए। जिसको आदरणीय निशिकांत जी ने उसको अध्ययन करके आपके सामने रखा है कि ये अदर ऑप्शंस के लिए और दूसरे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या परिवार की और कुछ कष्ट है, उस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूं, उस कष्ट के लिए बाहर गए। अगर अभी मैं एनरोलमेंट की बात कहूं, कई मित्रों ने पूछा उसको कि एनरोलमेंट की क्या है, और मेरे मित्र सप्तगिरी जी ने अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की विद्यार्थियों के बारे में कहा और कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ट्राइबल विद्यार्थियों के बारे में कहा। अगर पहले मैं उस 2 स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा उत्तर दूं, मेरे मित्र सप्तगिरी जी, शायद आप की तथ्य पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। मेरे पास जो पिछले 5 साल की तथ्य है, उसमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी 8% से नीचे ट्राइबल स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन में नहीं है। सब समय में 7.9, 11.15, 9.44, 9.34। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ST स्टूडेंट की रिजर्वेशन नंबर है 7.5। रिजर्वेशन कैटेगरी से ज्यादा विद्यार्थी कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ते हैं। बाकी रहा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बारे में। अमरकंटक में एट एनी गिवन ईयर
13, 14, 15% से कम ट्राइबल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ये जो एक धारणा है कि आज भी कई सदस्यों ने चर्चा किया, ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा यानी वहां केवल ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी। ट्राइबल इलाका में होगा, ट्राइबल विषयों पे चर्चा होगा, ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में चर्चा होगा, और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जितना ट्राइबल रिजर्वेशन है उतने विद्यार्थी पढ़ेंगे। आज तो उस इंस्टीट्यूशन में उससे ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये तथ्य शायद पर्याप्त सप्तगिरी जी के पास नहीं है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में मैं अध्यक्ष जी 2 बेस लाइन पे आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सेवा करने का 2014 में अवसर मिला, तब देश में एब्सोल्यूट नंबर में उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 3 करोड़ 42 लाख विद्यार्थी थे। 3 करोड़ 42 लाख। ये आज बढ़ के ये GR तब 23% होता था। उस आयु की बच्चों के अंदर ये 23% होता था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 23% होता था। इसी साल यानी 21-22 जहां की लेटेस्ट सर्वे की, जो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे की स्टैटिस्टिक्स आईज की हमारी हाथ में है, 21-22 की सर्वे के हिसाब से ये बढ़ के 28% हुआ है। 23 से 28% हुआ है। और एब्सोल्यूट नंबर में 4 करोड़ 32 लाख। और इसकी ग्रोथ को अगर आपके सामने मैं विनम्रता के साथ रखूंगा, चिंता की कोई कारण नहीं है। मैं पहले फिर आऊंगा SC, ST, OBC में। आज भारत में नई यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, नई कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। उसके कारण नए नए कोर्सेज खुल रहे हैं। पहले हमारे वहां AI में अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं थी। पहले हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलकर ज्वाइंट कोलैबोरेटिव कोर्स नहीं चलाते थे। आज कई सारे भारत की स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के नया कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशन चलाने का देश की विद्यार्थी देश में पढ़ता है। इसके कारण देश में लगभग 26.5% ग्रोथ 14 से 21-22 तक, 23 के हिसाब आना बाकी है। ये और थोड़ा बढ़ेगा। विशेष करके महिलाओं में आदरणीय सुप्रिया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की। मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं 14 और 21-22 की कंपैरिजन देता हूं। 14 में जितने महिला पढ़ते थे, छात्रा पढ़ते थे, उस तुलना में आज 31.6% ज्यादा पढ़ रहे हैं। यह सरकार की उपलब्धि है। अगर मैं ST को पहले आऊं, आज ST की चर्चा हो रही है। ST की टोटल ग्रोथ में 65.2% ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा ग्रोथ ST की हुई है। और उसमें माननीय मंत्री जी, अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं अगर ST गर्ल स्टूडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल स्टूडेंट्स की कंपैरिजन 14-15 और 21-22 के बीच में करूंगा, 80% ग्रोथ हुई है। 80% ग्रोथ हुई है। SC की टोटल ग्रोथ 43.8% हुई है। और उसमें वुमेन लगभग 51% हुई है। OBC 45% ग्रोथ हुई है। उसमें वुमेन 49.3% हुई है। PhD, ओवरऑल PhD देश में जितने विद्यार्थी कर रहे थे, उसमें पहले अगर 1,17,301 PhD रजिस्ट्रेशन 14-15 में था। इस देश की वैज्ञानिक अप्रोच के कारण आज उसकी संख्या बढ़ के 2,13,000 हो चुकी है। इसमें 81% की ग्रोथ हुई है। महिला PhD, यही तो अभी इस बार जब सुदीप दा और हमारे शौकत दा की चिंता होती थी कि भाई ये प्रधानमंत्री जी की सेल्फी पॉइंट क्यों बना रहे हो, इसीलिए बना रहे हैं कि देश के पहला प्रधानमंत्री जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुआ, वहां पहुंच के, बेंगलुरु पहुंच के उन्होंने उस वैज्ञानिक के अंदर जो महिला वैज्ञानिक काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा प्रशंसा उन्हीं का किया। क्या यह गौरव की विषय नहीं है
क्या देश की प्रधानमंत्री कोई दल की होते हैं? क्या कोई वर्ग की होते हैं? हम बचपन से दिख के आ रहे हैं, हमारी वहां स्कूलों में और ऑफिसेस में राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का और जाति के जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का फोटो लगे रहता है। कि अगर दादा प्लीज, अगर आज हम हमारी देश की गौरव बढ़ाने वाला, विश्व में भारत को अव्वल नंबर तक पहुंचाने का, विकसित भारत बनाने की आह्वान देने वाला नेता का अगर हम गौरव से सेल्फी पॉइंट लगाते हैं, ये प्रजातंत्र है, आपकी क्या दिक्कत है? आप गौरव करो, आपको नहीं उठाना तो मत उठाओ। बच्चे तो उठा ही रहे हैं, बच्चे तो उठा, कंपलसरी तो है नहीं, बच्चे तो उठा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज महिला पीएचडी, इसीलिए मैं उसको उल्लेख कर रहा हूं, आज महिला पीएचडी 106% ग्रोथ हुई है 14-15 से। सुप्रिया ताई 14-15 में बागडोर आपके हाथ में था, आपके हाथ में मौका था, आपके हाथ में मौका था। पीढ़ी दर पीढ़ी वहां बैठे हुए मित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी देश और राज्यों के शासन के दायित्व में थे, आपको किसी ने मना नहीं किया था। अगर आज हमें सेवा की मौका मिली है, हमने फोकस किया है। 106% ताई महिलाओं की पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ी है इस सरकार देश में। और चर्चा हो रही थी शिक्षक नियुक्ति के बारे में। अध्यक्ष जी, मैं आज इस पवित्र गृह में एक तथ्य ऑन रिकॉर्ड रखना चाहूंगा। कई बार जब मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में आया, डीएमके के कुछ मित्र, तमिलनाडु की कुछ मित्र, आज वो नहीं है यहां, वो मेरे को मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे देश में आईआईटीज में, एनआईटीज में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। ये मेरे लिए भी, मैं सामाजिक न्याय का विद्यार्थी जीवन से समर्थक हूं, उसकी प्रैक्टिशनर हूं, उसकी विश्वासी हूं। बाबा साहेब आम्बेडकर की 6 दिसंबर और 14 अप्रैल हम मनाते आए हैं बचपन से। तो मैंने थोड़ा जाके विभाग के अधिकारी मित्रों से जब चर्चा की, तब हमें पता चला, मैं अजय रिसर्च स्टूडेंट जब उसको थोड़ा असेसमेंट किया, जो लोग क्रोकोडाइल टीयर्स जिनकी आंखों में है, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इस सदन में लंबे लंबे भाषण देते हैं, फिर मैं कहूंगा जिनके हाथ में दशकों तक, डिकेड्स, हाफ ए सेंचुरी जिनके हाथ में शासन रहा, उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी टीचर्स अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के बारे में क्या कानूनी व्यवस्था किया था, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करने वाले लोग क्या किए थे। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने 2019 में पहली बार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एक्ट आई है, मिशन मोड पे उसको चलाने के लिए उस एक्ट को लाया गया, जिसमें एक कानून लाया गया कि भाई जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है उसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो में जितना टीचर रहेंगे, और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, उतना ही टीचर बिना कॉम्प्रोमाइज के अपॉइंटमेंट होगा। ये 2019 में पहली बार कानून आया, नरेंद्र मोदी जी ने लिया। पहले तो आपके हाथ में दायित्व था, आज आप बहुत प्रश्न उठाते हो, भाई क्यों खाली है? लीगासी इशू है, लीगासी इशू है। आज हमको मौका मिला है उस पवित्र काम करने के लिए, पुण्याई करने के लिए। मैं तथ्य रखना चाहता हूं, पिछले दिनों में, अभी इन दिनों में 2028 अक्टूबर 2023 लेटेस्ट देश में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में जो वैकेंसी है उसकी मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं। 18,000 अध्यक्ष जी पद, मेरे लोग रिटायर करते हैं, नया नियुक्ति होता है, रिटायर करते हैं, इसीलिए पद का एक खालीपन बराबर रहता है। जब हम दायित्व अभी 2023 को अगर मैं कोट करूं अक्टूबर में, उसी दिन 28 अक्टूबर 2023 में 18,019 पोस्ट एकेडमिक्स में खाली था, जिसमें से आज नियुक्ति हो चुका है पिछले दिनों में, अक्टूबर से दिसंबर में, आज 7 को हिसाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी हर एक महीने में नियुक्त रोजगार मेला करके नियुक्ति देते हैं, ये सब नियुक्ति दिया जाता है।
11,272 नियुक्ति पिछले 2 महीने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पूरे हुए हैं। और उसमें एससी 1402, 1402, 12%, एससी 572, 5%, एसटी 2321, 21%, ओबीसी ये नियुक्ति अभी अभी हुए हैं, ये पिछले 2 महीने में हुए हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ की लगभग 6,747 में 854 एससी, 307 एसटी, 1441 ओबीसी। ये पिछले 3 महीने की 2.5 महीने की स्टैटिस्टिक्स, 4 महीने भी नहीं, 2 महीने की स्टैटिस्टिक्स में दे रहा हूं अध्यक्ष जी। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें से आज एससी, एसटी, ओबीसी, टीचिंग, नॉन टीचिंग, आज एक मिशन मोड पे इसको भरने का हम काम कर रहे हैं। और एक्ट लाए, भर भी रहे हैं। और आज हमारी समय में ड्रॉप आउट की संख्या की स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया। आज एनरोलमेंट जीईआर में हमारी बढ़ोतरी क्या हो रहा है, मैं आपके सामने उसकी एक तथ्य रखा अध्यक्ष जी। एक निवेश के बारे में चर्चा हुई। उच्च शिक्षा संस्था में ज्यादा निवेश होनी चाहिए। मैंने कहा दादा आपको ट्राइबल जीआर की, मैं तो ठीक है दादा को और एक बार मैं थोड़ा उस ट्राइबल जीआर के बारे में, यू आर राइट, यू मेंशन दैट वन, आई हैव आल्सो एक्सप्रेस दैट। ट्राइबल में, टोटल ट्राइबल में जब 14-15 में आपकी दायित्व था, उस समय में ट्राइबल 16,41,000 विद्यार्थी थे, जिसकी 65% ग्रोथ होके अभी तब उसकी अगर मैं 3,42,00,000 में से 16 लाख गिनती करूं, ये लगभग 4.5-5% होता है। आज 27 लाख, 4,32,00,000 में 27,10,000 हो चुका है। ये 65% ग्रोथ हुआ है। ये लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 7.5%, नियरिंग दैट। ये ट्राइबल जीआर की उपलब्धि है पिछले 9 सालों की सरकार की। अध्यक्ष जी, एक निवेश के बारे में एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन कहा गया है। कई मित्रों ने कहा कि भाई डेवलप्ड कंट्री में 4, 5, 6 होती है। भारत में जब हमारी दायित्व आया 13-14 में, एजुकेशन की स्पेंडिंग जीडीपी की 3.84 था, जो आज बढ़ के 4.64 हुआ है। 4.64, लगभग 1% ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा। पिछले दिनों में 13-14 में जो शासन जिनके हाथ में था, उनसे आज हम 30-35 हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में नए इश्यू, पिछले दिनों में हमारे वहां लगभग हम अगर कहें, हमारी देश में 7 नए आईआईटी बने हैं, 7 नए आईआईएम बने हैं, 2 नए आईजर बने हैं, 16 ट्रिपल आईटी बना है। अध्यक्ष जी, कोटा में भी एक ट्रिपल आईटी बना है, एनआईटी एक नया बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 और इसको मिला के 8 बना है। 40 से ज्यादा नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक कुल मिला के 150 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। हमने पिछले 9 सालों के अंदर उसमें 40 हामी ने जोड़ा है, इस कार्यखंड ने जोड़ा है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है उच्च शिक्षा के बारे में, सरकार के अंदर खर्चा बढ़ाने के बारे में। अध्यक्ष जी, ट्राइबल कमिटमेंट के बारे में, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में कई सदस्यों ने उसको उल्लेख किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन 1, 2, 3 करके 4-5 विषयों में याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया, पहली बार। प्रधानमंत्री जी ने, निशिकांत जी उल्लेख कर रहे थे, जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन पहली बार बनाए। पहले भी बिरसा मुंडा थे, लड़ाई किए थे, बाकी लोगों को याद करने की आवश्यकता थी नहीं, क्या हमको सौभाग्य मिला, हमने उसको सम्मान किया। आप कुछ भी कहो, मैं इन दिनों में मेरे को सौभाग्य मिला, मैं उड़ीसा से आता हूं अध्यक्ष जी, फिर भी मैं कभी आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ उनके गांव में कभी नहीं, तो वो मेरे गांव में आते थे तो मैं साथ में रहता था। पहली बार उनकी गांव गनगौर, झारखंड और उड़ीसा की बॉर्डर में इलाका है, अत्यंत ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है। सब मैं आंखों की चमक दिखा हूं, पहली बार देश में अपने जिंदगी को
एकदम दारिद्र्यता की एकदम निम्न बॉटम ऑफ द पिरामिड से उठ के आने वाले महिला आज इसी कालखंड में देश की राष्ट्रपति बनी है। कुछ भी कोई कहे, महिला और जनजाति, हमें वो सौभाग्य मिला इस प्रजातंत्र को महिमा मंडन करने के लिए इसी कालखंड में हुई है। अध्यक्ष जी, इसमें कोई वोट की संपर्क नहीं है। 24,140 करोड़ आबादी में 24,70,000 प्रिमिटिव पीवीटीजी आदिम जाति के लोग हैं। आदिम जाति के लोग हैं। लोग कहते हैं सेल्फी क्यों उठाते, इसीलिए उठाता हूं। आपको 7 दशक आपको मिला, आपने गौरव नहीं किया। मेरे नेता ने याद करके बिना वोट की चिंता रखते हुए 24,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं उनकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जनजाति विकास के लिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना आज शुरू हुई है। 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय, 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड ब्लॉक में आज बन रहा है। 28,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। एक स्कूल में लगभग 40 करोड़ रुपया खर्चा होती है। यह आज इस सरकार की उपलब्धि है। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मेरे को सौभाग्य मिला, मैं वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ जाके विजयनगरम जिले में, शायद वो नया जिला बना है, आलूरी सीताराम राजू जी के नाम पे वो जिला बना है। शायद अध्यक्ष जी इस सदन कभी आलूरी सीताराम राजू का नाम नहीं सुना होगा। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उस इलाके के लोग। आलूरी सीताराम राजू वीर पुरुष थे, आदिवासी थे, देश की गौरव के लिए लड़े थे। उन्हीं के जिले में आज हम सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारी प्रतिबद्धता लोग को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के लिए करने के लिए है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे गए हैं। अध्यक्ष जी, आज सभी ने और एक महत्वपूर्ण विषय पर शिक्षा के ऊपर चर्चा किया। मैं मेरा धन्यवाद सबको दिया। 2020 में जो मैकले पद्धति से हमको विरासत में हमको मिला था एक व्यवस्था, जिसको हमारे मनीषियों ने, स्वामी विवेकानंद जी से लेके हमारे, जिनके बारे में आज हमने चर्चा किया, मैं आभारी हूं। सौगतदा आपका, आपने हमारी राज्य की महापुरुष का नाम आपने लिया, विधुभूषण दास जी का, मैं आभारी हूं। एक उड़िया के नाते मैं कृतज्ञ हूं, आपने कम से कम याद किया। उन जैसे शिक्षा विदों के कारण जो देश में एक वैकल्पिक शिक्षा बननी चाहिए, भारतीयता के आधार पे, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे शिक्षा बननी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 की नई शिक्षा नीति, उसके एक दार्शनिक तत्व करके हम सब हमारे सामने है। इट्स ए फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट फॉर 21st सेंचुरी टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स, जिसमें अमृत काल में आने वाले 25 साल में देश की विद्यार्थी, देश की नौजवानों की रचना कैसे होगी, उनकी मनस्थिति कैसे होगी। विकसित भारत बनानी है तो शिक्षा ही कुंजी है, शिक्षा ही टर्न अराउंड करेगा। क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, आज सभी लोग उसी में सहमति दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनानी है। 2-3 फीचर अगर मैं आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहूंगा, कई लोगों ने आदिवासी भाषा के बारे में कहा। भारत की पहला राष्ट्रीय नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा भारत की सभी स्थानीय भाषा, सभी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा है। वो ओल्चिकी हो, मुंडारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयाली हो, पंजाबी हो, ओहमिया हो, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। लोगों ने भाषा को, समाज को बांटने में लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषा को जोड़ने की काम किया। मैं अभी गया था मेरे मित्र सप्तगिरी जी के जिले में, कोरापुट में, वहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हमारा ट्राइबल यूनिवर्सिटी वहां क्या काम करता है। वहां अध्यक्ष जी 2 भाषा लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, ट्राइबल लोग कहते हैं। एक कोई भाषा कहते हैं, एक देशीय भाषा कहते हैं। सप्तगिरी थोड़ा तो मेरा प्रशंसा कर देते कि हमने 2 प्राइमर निकाला है करके। आप तो पढ़े लिखे हो भाई, आपको तो मालूम था। हम जाके आप ही के जिला देखे 1 अप्रैल को गए थे, उत्कल दिवस के दिन गए थे। जाके वहां जो स्थानीय भाषा में अध्यक्ष जी जो बच्चे जो घर से सुन के आते हैं, उसी भाषा को उड़िया भाषा के साथ लिंक करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने प्राइमर बनाई है। आज भारत सरकार प्रतिबद्ध है भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को अपने पढ़ाने का। टेक्नोलॉजी में संभव है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है संभवतः 8वीं तक
8वीं तक भारतीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज, भारत सरकार ने, भारत की संविधान व्यवस्था ने 22 शेड्यूल लैंग्वेज किया है। सारे शेड्यूल लैंग्वेज में धीरे धीरे सीबीएसई अपना पाठ्य पुस्तक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना देगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंश है। आज भारत सरकार काशी तमिल संगमम आयोजित कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है। काशी और तमिल संस्कृति दोनों की जो अभिन्न संपर्क है, उसको आज, उस भाषा को आज पुनर्जीवित करने का कोशिश किया जा रहा है। आज की शिक्षा नीति में सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना, एक फंडामेंटल अप्रोच बदली है अध्यक्ष जी। हमें स्किल्ड मैन पावर बनानी है। ड्रोन आ गया है, ब्लॉकचेन आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी के नए नए आयाम आ गया है। पुराने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में सब एकांगी रूप में पढ़ाया जाता था। इसको इकट्ठा पढ़ाने पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। ये सारा व्यवस्था आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोग आज एनविजन कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आज हमारी प्रायोरिटी की विषय है। कई मित्रों ने रैंकिंग के बारे में कहा। भारत की इंस्टीट्यूशन इतने दिनों में, हमारे महाराष्ट्र की आदरणीय सदस्य औरंगाबाद के, उन्होंने रैंकिंग के बारे में कहा। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन ये रैंकिंग रातों रात नहीं हो जाएगा। आज अभी क्यूएस रैंकिंग आई है, जिसमें पहली बार भारत के इंस्टीट्यूशन तेजी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रिसर्च साइटेशन में दुनिया के 5 इंस्टीट्यूशन में एक बन चुका है। यह आज भारत की वैज्ञानिक शक्ति का उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, हम भी अपना, कितने दिन तक हम बाहर वालों के सर्टिफिकेट से चलेंगे? इसलिए आज हम NIRF करके निजस्व रैंकिंग व्यवस्था हमने आज भारत में शुरू किया है 2014 के उपरांत। नैक धीरे धीरे हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूशन को, सभी को एक्रीडेटेड करना पड़ेगा। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट किया कि भाई कमर्शियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है। विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए कि भाई उस नैक एक्रीडेशन में मैं जिस इंस्टीट्यूशन में फॉर्म भी भर रहा हूं, उसकी स्तर कहां है, वो आज हम करने वाले हैं। उसकी तेजी से नया आयाम जोड़ा जा रहा है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की दायरा बढ़ाया, NBA की दायरा बढ़ाया जाता है। ये आज हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट किया कि भाई बाहर चले जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटी आएगा तो फी बढ़ जाएगा। आपको सुन के गौरव होगा अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को बताना चाहूंगा, आज मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्व के नेतृत्व फोन करते हैं, हमें IIT दो। अभी भारत की 2 IIT, प्रेस्टिजियस IIT दिल्ली, अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने का चुक्ति हो गई है। थोड़े दिनों में वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों हमारी IIT चेन्नई, दादा उनके खर्चे में, हमने एक पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, अबू धाबी सरकार पूरा पैसा खर्चा कर रही है। अफ्रीका महादेशों को ध्यान में रखते हुए तंजानिया की जांजिबार में IIT मद्रास अपना कैंपस खोल चुका है। दादा ठीक है, मैं मान गया, चलो आगे बढ़ते हैं। दादा आगे बढ़ गया, मैं इसको क्यों आपसे उलझूं, क्यों तर्क क्यों करूं आपसे? नहीं, चलो इसको अध्यक्ष को करेक्ट करने दीजिए। दादा कुछ विषयों को विद्वता में जो आप खुद जाके आए हैं, क्यों मैं क्यों उलझूं? अध्यक्ष जी मैं आपसे क्यों, दादा मेरे बड़े हैं, मान भी चुका हूं, उलझू क्यों उनसे झगड़ा करूं? वो सुधीर अधीरता के काम वो करते रहेगा उनके साथ। अध्यक्ष जी, आज भारत की इंस्टीट्यूशन केवल कई, जैसे अभी कई मित्रों ने, रूडी जी थे, बाद में शायद रूडी जी हैं, और उधर से हमारे शायद अधीर दा ने भी स्वीकृति किया। हमारे राज्य में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आज देश के लिए गौरव ला रहा है। वहां आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा मॉडल खड़ा किया है। भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी विदेश जा रहे हैं। आज भारत की यूनिवर्सिटियों में स्टडी इन इंडिया, भारत में आके पढ़िए, भारत में आके पढ़िए, ऐसे व्यवस्था में विश्व भर की अनेक विद्यार्थी भारत आने के लिए उत्सुक है। उनको भारत हम लाएंगे पढ़ाने के लिए। भारत आएंगे, पढ़ेंगे तो भारतीयता को लेकर लौटेंगे। ये सब हमारी एम्बेसडर बनेंगे। आज भारत की शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। अध्यक्ष जी,
इसीलिए हमने देखिए दादा बैठिए दादा देखिए दुनिया बदल चुकी है। दुनिया दादा बैठिए दादा बैठिए ना बैठिए। देखिए अभी अध्यक्ष जी जब आईआईटी खुलने के प्लान हुआ अबू धाबी की मंत्री कुछ बच्चों को लेके आए आईआईटी दिल्ली, इस बार बूट कैंप लगाने के लिए, समर कैंप लगाने के लिए आए। मैं भी गया था उनको मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए। वो मंत्री अपने छोटे बच्चों को यानी 11वीं 12वीं बच्चों को क्या समझा रही है? डू यू नो व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशन? दिस इज आईआईटी। इफ यू वांट टू ग्लोबल सीईओ, इफ यू वांट टू सुंदर पिचाई, देन यू हैव टू स्टडी हियर। देखिए दादा दुनिया बदल चुकी है। हम अपने जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो देश की कर रहे हैं। आज अजय बांगा अगर वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष करके काम करो कहते हैं, अभी G20 में प्रधानमंत्री जी ने बुलाए तो आए थे, वो कहते हैं मैं बाहर नहीं पड़ा हूं, मैं देसी हूं, मेड इन इंडिया हूं। मैं बाहर जाके विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। अरे भारत के मूल की व्यक्ति, भारत के मूल की व्यक्ति आज यूके की प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये जमाना दादा गया, थोड़ा आप आगे बढ़े। वो चिंता है दादा वो चिंता है। इसीलिए दादा इसीलिए आज भारत ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। बाहर की क्वालिटेटिव विश्वविद्यालयों को, गुणात्मक विश्वविद्यालयों को भारत में आके अपना कैंपस खुलने के पहली बार हमने अनुमति देने वाले हैं। ये कानून भी हो चुका है यूजीसी की ओर से। 2 फॉरेन यूनिवर्सिटी उलंगुंग और डिकेन गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस अगले शिक्षा वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। कम खर्चे में ग्लोबल स्टूडेंट की स्टडी यही भी हो सकता है। धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है दादा, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 1-2 विषय का थोड़ा विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा। सभी लोगों ने अच्छा चर्चा किया है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अपने अपने मत लोगों ने रखा। मैं कभी एक नागरिक के नाते, संयोग से शिक्षा विभाग की मंत्री के नाते जब इस विषय का उत्तर देता हूं अध्यक्ष जी, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं भी भर जाता हूं, मेरे पास उसकी कोई उत्तर नहीं होता है। कभी एक सभ्य समाज में हमारी आईआईटी, आईआईएम या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का आज के समाज में अगर किसी कारण से अपना अमूल्य जीवन उसको हराना पड़ता है, सर उससे दुखदायक घटना किसी के लिए नहीं हो सकता, सभ्य समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। दुनिया कोई हमको उंगली दिखाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। आज नागरिक, आज शिक्षा मंत्री, मैं पहले भी कहा हूं, आज इस पवित्र गृह में उसको कहता हूं, ये समाज की दायित्व है। हम सभी को उस विषय को जूझना पड़ेगा। मैं उसकी गहराई से नहीं जाना चाहूंगा। अगर रोहित वेमुला की बात कहा जाएगा, अगर आप दादा विश्व भारती की बात कहते हो दादा, मैं आपको याद दिलाऊंगा जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। मैं बंगाल सरकार की व्यवस्था को भी देखा हूं। आपकी पड़ोस में है, सुदीपदा और शौकतदा दोनों की पड़ोस में जादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्या पर हम सहमत हो सकते हैं? जादवपुर में जो हुआ अच्छा हुआ, क्या उसमें हम राजनीति करेंगे? मैं तो नहीं करने वाला। इसलिए सारा विषय को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी कैंपस में सरकार किसी की भी हो, कोई भी बच्चा का जीवन जाता है, हम सभ्य समाज के लोग उसके लिए जिम्मेवार है। मैं जिम्मेवार हूं। मैं उसको मुंह छुपाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे नेता की संस्कार ये नहीं है। हम उसको समस्या को जड़ तक जाके समझने वाले लोग हैं। इसीलिए सारे रचना बनाई गई है, ये कोशिश है। और शिक्षा ऐसा एक विषय है, इसको निरंतर प्रयास करने से आज कोई जाति उति की कई प्रकार की रचना की जाती है। मैंने तो आज शिक्षा की एक स्टैटिस्टिक दिया जिसमें हमारी कार्यकाल में SC, ST, OBC वंचित वर्ग के लोगों की पढ़ाई की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज तो देश में 4 ही जाति है, 4 जाति है। गरीब है वो एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है। विकसित भारत के लिए 4 जातियों की शिक्षा आज की सम्मक का सारक का सेंट्रल यूनिवर्सिटी की निवेदन लेके हम आए हैं। इस पवित्र गृह अनुमोदन करेगा।
आज हम भारत को 2047 तक एक विश्व की ताकतवर देश बनाएंगे। इसी संकल्पना के साथ सभी की समर्थन चाहता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न है कि विधेयक